एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से इनमें से कौन एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे यानी कि 9 व्यक्ति थे, उनमें से कौन एक थे। तो तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया था। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे इन दोनों ने मिलकर के संगीत को क्या दिया था। तो स्वर लिपि पद्धति दिया था। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने मिलकर के संगीत को स्वर लिपि पद्धति दी थी, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है। गंधर्व महाविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो वर्तमान समय में गंधर्व महाविद्यालय जो है ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार के हैं। लय जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो लय 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, संगीत में समय नापने को कहते हैं। संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं। संगीत में जो समय को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो मात्रा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं। तो मात्राओं के अलग अलग जो संचयन होता है उसे कहा जाता है ताल, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग कि मात्राओं के अलग अलग संचयन को हम लोग ताल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस मात्रा में कोई ताल आरंभ हो, यानी कि जिस भी मात्रा में कोई ताल का शुरुआत हो वह क्या कहा जाता है। तो वो सम कहा जाता है। जिस मात्रा से कोई ताल का आरंभ हो यानी कि शुरुआत हो वह सम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को कहते हैं। तो पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग गीत कहते हैं। क्या कहते हैं। तो पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को गीत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो गीत है ये होता है कितने प्रकार का है। तो गीत जो है होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि गीत जो है ये 2 ही प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय मार्ग किसका भेद है। प्रिय मार्ग जो है ये किसका भेद होता है। तो ये गीत का भेद होता है। याद रखिएगा, प्रिय मार्ग जो है ये गीत का भेद होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार क्या है। धमार जो है ये क्या होता है। तो एक प्रकार का गायन शैली है धमार। याद रखिएगा धमार क्या है। तो धमार जो है एक प्रकार का गायन शैली है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार किस काल की देन है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे इससे पिछला क्वेश्चन कि धमार जो है गायन शैली है, लेकिन ये धमार है किस काल की देन है। प्राचीन काल की, मध्य काल की या आधुनिक काल की। तो धमार जो है ये मध्य काल की देन है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार कितने मात्रा का होता है। धमार जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है। तो धमार जो है याद रखिएगा आप लोग ये 14 मात्राओं का होता है। धमार कितनी मात्राओं का होता है। तो धमार जो है ये 14 मात्राओं का होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद आज क्या कहलाता है। ध्रुपद आज जो है ये क्या कहलाता है। तो ध्रुपद जो है ये आज भी ध्रुपद ही कहलाता है। क्या कहलाता है। तो ध्रुपद आज भी ध्रुपद ही कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। संगीत पारिजात जो है इसके लेखक कौन है। तो संगीत पारिजात के लेखक है पंडित अहोबल, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है। तो ध होता है, यानी कि धैवत होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए किसी भी राग के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि जैसे कोई यहाँ पूछा जा रहा है राग भैरव के बारे में, तो आपको याद क्या रखना है राग भैरव के बारे में। तो आपको ये याद रखना है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, संवादी स्वर क्या होता है, ठाठ क्या होता है, गाने का समय क्या होता है, इसका आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है। और आपकी जो सिलेबस है, जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में टोटल आपको 14 इकाई पढ़ना है और पेपर सेकंड में आपको टोटल 17 इकाई पढ़ना है। तो इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि राग भैरव के बारे में आपको पढ़ना है, राग जौनपुरी के बारे में आपको पढ़ना है, या राग श्री के बारे में आपको पढ़ना है। कोई भी राग है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया आपके सिलेबस में। बस आपके सिलेबस में इतना बस लिखा गया पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी कि राग का विस्तृत अध्ययन, यानी कि जितना भी राग है उस सब राग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज होंगे कि राग अब कौन सा राग को पढ़े, कौन सा राग को छोड़े और कहाँ से पढ़े, सभी रागों
रागों को, इसके लिए आप लोग ये PDF ले सकते हैं। ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे लेना है। जो भी बच्चे इस PDF को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे करके देख लीजिएगा, समझ गए। जो अभी तक इस PDF को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना वो आपको बता देते हैं, समझ गए। तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, जो STT में पेपर फर्स्ट और सेकंड है। पेपर फर्स्ट में टोटल 14 यूनिट है, यानी कि 14 इकाई है, और पेपर सेकंड जो उसमें टोटल 17 इकाई है। तो पेपर फर्स्ट में जो भी आपको 14 इकाई में पढ़ना है, जैसे पहला इकाई में आपको पढ़ना है संगीत की उत्पत्ति के बारे में, दूसरा में पढ़ना है हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, इस तरह से जो भी आपको पेपर फर्स्ट में पढ़ना है और जो भी आपको सेकंड में पढ़ना है, समझ गए। चाहे आपको जैसे पढ़ना है रागों का विस्तृत अध्ययन, चाहे पढ़ना है आपको भारत का विभिन्न घराना, यानी कि यूनिट वाइज, यानी कि आपका 14 यूनिट जो है, यूनिट वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो आप लोगों को इस PDF में मिल जाएगा, समझ गए। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो ये, और जिनका पेपर सेकंड होगा वो ये। पेपर फर्स्ट उनका होगा जो 9-10 से फॉर्म भरे होंगे, और पेपर सेकंड उनका होगा जो 11-12 के लिए फॉर्म भरे होंगे, समझ गए। तो जिनका भी जो भी हो, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, पेपर फर्स्ट वाले इसको और पेपर सेकंड वाले इसको, तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिए। इसके बाद बात आता है कि आप लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का। इसके लिए आपको मिलेगा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ गए ना। 500 से भी ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस PDF में मिलेगा, दूसरा PDF में, जिसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप क्या कीजिएगा, ऊपर जो आप लोग थ्योरी का पोर्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर जो थ्योरी पढ़िएगा इस PDF से, इसके लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा। आप देखना पड़ेगा कि हम थ्योरी तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। फिर ये जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए कि पिछले साल में आखिर म्यूजिक में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF में। इसमें क्या है कि BPSC हो, STT हो, या फिर किसी और राज्य का जो म्यूजिक का एग्जाम हुआ है टीचर के लिए, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वो सब इस PDF में ऐड कर दे, ताकि आप लोग इसको देख करके पता लगा सकते हैं कि म्यूजिक में प्रीवियस ईयर में पिछले साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। उसके बाद बात आती है वाद्य यंत्र, उनके वादक से संबंधित प्रश्न, टोटल 112 रहेगा। STT की बात करें तो STT में हर एक साल 7 से 8 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वाद्य यंत्र उनके वादक से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह का रहता है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित प्रश्न। मिनिमम ये क्वेश्चन आपसे 7 पूछा जाएगा आपके एग्जाम में STT में, और मैक्सिमम आपसे 10 क्वेश्चन या 11 पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस PDF को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, 112 क्वेश्चन इसमें, तो आपका जो 7 से 8 नंबर है ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपको 4 PDF मिलेगा, समझ गए। पेपर फर्स्ट हो तो भी, पेपर सेकंड हो तो भी आपको ये 4 PDF मिलेगा। और इस चारों PDF को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अब लेना किस तरह से, तो इसका ऑलरेडी पिछले वीडियो बता चुके हैं। ओनली 30 रुपीज़ आपको पे करना है, यानी कि 30 रुपये ही पे करना है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए 30, इसके लिए 30, इसके लिए 30, इसके लिए 30, इसके लिए अलग अलग से आपको 30 पे करना पड़ेगा। ये जो चारों PDF है, चारों PDF के लिए आपको ओनली 30 रुपये ही पे करना पड़ेगा, समझ गए। कन्फ्यूज नहीं होगा, ये चारों के लिए आपको ओनली 30 रुपये पे करना है। और इस ये जो नंबर इस पर आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, समझ गए। इस पर आपको ओनली पे करना है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आपका अगर पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, आप लोग बता दीजिएगा, आप इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा, समझ गया। आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई भी हो, आप लोग बस स्क्रीनशॉट 30 रुपये जो पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पे भेज देना। पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो आप लोग बता दीजिएगा मैसेज करके, और इसका जो चारों PDF है वो आप लोग को मिल जाएगा, समझ गए। और आप लोग इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा, समझ गए। जो भी पूछना था यहाँ पर बता दिया। और आप लोग अगर देखना भी है कि इस PDF में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरी का पोर्शन कैसा रहेगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के होम पेज को जैसे ही खोलेगा ना, चैनल के होम पेज पे जाएगा, पहला वीडियो आपको यही मिल जाएगा कि आपको PDF में क्या क्या मिलेगा, किस तरह से लेना है। यहाँ पर भी बता दिया और उसमें भी आपको बता चुके हैं, ऑलरेडी दिखा भी चुके हैं कि किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली 30 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। पेपर फर्स्ट या सेकंड जो भी आप लोग बता दीजिएगा। और कई बच्चे फिर फोन करके पूछते हैं कि PDF किस तरह का रहेगा, तो ये जैसा नॉर्मल PDF रहता है वैसे नॉर्मल PDF रहेगा, समझ गया। इस तरह से आप लोगों को PDF ले लेना है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल का खाली होता है। तो 3 ताल का जो खाली है वो किस में होता है, तो नौमा में होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 3 ताल का जो खाली होता है वो 9 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रामचतुर मलिक एक डैश गायक थे। यानी कि पंडित रामचतुर मलिक जो थे या किस तरह के गायक थे, तो पंडित रामचतुर मलिक ध्रुपद गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
ताल कहड़वा का प्रयोग होता है। तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है वो किस में होता है, तो सुगम संगीत में होता है ताल कहड़वा का प्रयोग। आपके सिलेबस में ओनली मेंशन किया गया कि सुगम संगीत के बारे में आपको पढ़ना है, समझ गए ना, ये नहीं मेंशन किया क्या क्या पढ़ना है। और वो पीडीएफ अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, सुगम संगीत में क्या होता है उसके बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं। रूपक ताल जो है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो रूपक ताल में याद रखिएगा 7 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है। तो राग भैरव को प्रातः काल के समय सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में गाया जाता है राग भैरव को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में याद रखेंगे आप लोग चौ ताल का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है, तो ध्रुपद में चौ ताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसी के लिए विश्वविख्यात थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। ये तो क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, पंडित अहोबल जो है इस संगीत पारिजात के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर आपको बताना है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस चारों में सब बताए। तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है, तो संडय जो होता है राग भीम पलासी का संवादी स्वर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन में जो है किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है, तो पखावज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं। औंडव जाति जो है इसमें कितने स्वर व्यवहार होते हैं, तो औंडव जाति में 5 स्वर व्यवहार होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। भैरव राग जो है इसकी उत्पत्ति जो है किस ठाट से हुई है, तो अब याद रखेंगे आप लोग कि भैरव राग की जो उत्पत्ति है ना ये भैरव ठाट से ही होती है। किससे होती है, तो भैरव की उत्पत्ति भैरव ठाट से ही होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से हुई। पिछला क्वेश्चन था भैरव राग की उत्पत्ति, तो भैरव राग की जो उत्पत्ति है तो भैरव ठाट से हुई है, लेकिन राग केदार की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो याद रखिएगा आप लोग राग केदार की जो उत्पत्ति है ये कल्याण ठाट से हुई है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कल्याण ठाट से राग केदार की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे। पंडित बच्चा मिश्र जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो जलतरंग का वादन करते थे, यानी कि जलतरंग बजाते थे पंडित बच्चा मिश्र, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। अमीर खुसरो जो थे वो क्यों जाने जाते थे, तो अमीर खुसरो कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे अमीर खुसरो, तो कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे। और ये किसके शासनकाल में थे, तो खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विलायत खां क्या बजाते थे। तो विलायत खां जो थे वो सितार वादन करते थे, यानी कि सितार बजाते थे विलायत खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। पन्नालाल घोष जो थे ये क्या बजाते थे, कौन सा वादन करते थे, तो बांसुरी वादन करते थे पन्नालाल घोष। याद रखिएगा पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, या फिर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे पन्नालाल घोष, तो बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी कि गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं। गुरुदेव श्री टी एन पटनायक जो है ये वायलिन वादन के लिए, यानी कि वायलिन बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि गुरुदेव श्री टी एन पटनायक जो है ये वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऊपर ही बता चुके हैं किस तरह से लेना है, और अगर डिटेल में देखना है तो आप लोग चैनल के होम पेज पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि पीडीएफ कैसे लेना, और उस वीडियो को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की पूरा प्रिपरेशन जो है कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।